कैसे हो? मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ में। जैसा कि दोस्तों पता है कि पिछला जो टॉपिक चल रहा था वो मेरा चल रहा था भूकंप। हम लोगों ने भूकंप को पढ़ा और भूकंप में कई सारी चीज़ों को देखा, लेकिन अभी कुछ उसमें पॉइंट बाकी थे जिनको हमें आज डिस्कस करना है आप लोगों के सामने। और शायद आशा करता हूँ कि आपने वो देखा होगा उस लेक्चर को, और ये उसके आगे का पोर्शन है। अगर आपको सही से भूकंप समझना है तो इससे पहले वाला जो पार्ट है भूकंप का, पार्ट 1, उसको ज़रूर देखिए। देखिए हमने उसमें डिस्कस क्या किया, उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे भूकंप में हम लोगों ने देखा था परिभाषा कि भूकंप की परिभाषा को बात किया था। नंबर 2 हम लोगों ने देखा था भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप की उत्पत्ति के कारण ये क्यों आता है। आगे हमने पढ़ा था भूकंप के प्रकार, जो कि गहराई के आधार पर। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की सतह पर लगने वाले अंतर तथा बाहरजात बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, और इनमें दोनों में अंतर पड़ा था। इनमें क्या अंतर है और इससे क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद हमने देखा था सुनामी तथा समुद्री भूकंप, इसको हम लोगों ने देखा था। दोस्तों उत्पत्ति के कारणों में हमने कई कारण पढ़े थे। प्लेट विवर्तन का कारण, जहाँ ज्वालामुखी आते हैं वहाँ पे होते हैं। मेन इसके मैंने 2 कारणों को पढ़ा था कि भूकंप आने के 2 कारण हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक कारण और दूसरे होते हैं मानव जनित कारण। मानव जनित कारण में मैंने बड़े बड़े बांध को बताया था कि लोगों ने बड़े बड़े बांध बना रखे हैं नदियों में। इसके बाद दूसरा बताया था खदानें बड़ी बड़ी खोद के, उससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है, उससे भूकंप आता है। फिर मैंने बताया था कि जैसे परमाणु बम, हथियार, अणु बम का मतलब परीक्षण करना तथा विस्फोट करना, उससे भूकंप आता है। और कई सारे कारण हमने मानवीय प्रकार के बताए थे। तथा उत्पत्ति के अन्य कारणों में जो प्राकृतिक कारण थे उनकी भी चर्चा की थी, डिटेल से चर्चा की थी। फिर इसके बाद बताए थे गहराई के आधार पर 3 प्रकार के भूकंप होते हैं, 0 से लेकर 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर, और 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। फिर इसके बाद हमने देखा था कि कहाँ से भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी निकलती हैं। तो आज हमें पढ़ना होगा इसके बारे में डिटेल से। क्या पढ़ना होगा? यानी भूकंपीय तरंगें। इसके बाद हमें पढ़ना होगा क्या कि भूकंप का विवरण, भूकंप का वैश्विक वितरण। और इसके बाद हमें अगला टॉपिक पढ़ना होगा, वो होगा क्या? भूकंप का मापन, भूकंप का मापन। और अगला उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए। तो हम लोगों को क्या देखना है? भूकंपीय तरंगें, भूकंप का वैश्विक वितरण, भूकंप का मापन और भूकंप से संबंधित पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखें। चलिए चालू करते हैं आगे। तो हेडिंग डाल सकते हैं भूकंपीय लहरें, या तरंगें। दोस्तों ध्यान दें, भूकंपीय लहरें या तरंगें, इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
यानी पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मिलते हैं या क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। देखिए कैसे क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंगें या लहरें ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक वो भूकंपीय लहरें जो पृथ्वी के अंदर चलती हैं और अंदर से उत्पन्न होती हैं। जो पृथ्वी के अंदर यानी भूपर्पटी के नीचे या भूपर्पटी में जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? भूगर्भिक तरंगें कहते हैं। भूगर्भिक तरंगें या लहरें, इनको इंग्लिश में बॉडी वेव भी कहते हैं। बॉडी वेव, बॉडी वेव्स। दूसरी वो तरंगें होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती हैं, यानी पी तथा एस प्रकार की तरंगें जब पृथ्वी की सतह पर आती हैं, भूकंप का जहां अधिकेंद्र होता है वहां से उत्पन्न होती हैं, तो उनको हम कहते हैं सतही तरंगें। सतही तरंगें या सरफेस वेव। सरफेस वेव्स। कितनी प्रकार की तरंगें? मुख्यतः दो प्रकार की। नंबर एक भूगर्भिक तरंगें यानी जिनको बॉडी वेव्स कहते हैं। दूसरी सतही तरंगें जिसको हम क्या कहते हैं? सरफेस वेव भी कहते हैं। दोस्तों चलिए अब देखते हैं भूगर्भिक तरंगें जो होती हैं इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक होती हैं पी तरंगें, पी तरंगें, और नंबर दो एस तरंगें, एस तरंगें। जबकि सरफेस तरंगें एक ही प्रकार की तरंगें होती हैं जिसको हम कहते हैं एल तरंगें, एल तरंग। चलिए अब हम देखते हैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं क्या अंतर है पी, एस तथा एल तरंगों में। चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर एक, यानी अब हम ऐसे बांट के देख सकते हैं पी तरंगें। पी तरंगें जो होती हैं इनको पी तरंगें इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइमरी वेव्स होती हैं। प्राइमरी मतलब इनको हम कह सकते हैं प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंगें ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन तरंगों की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा गति होने के कारण ये पृथ्वी के जहाँ पर भूकंप आया हुआ होता है यानी अधिकेंद्र, यानी भूकंप मूल से लेकर अधिकेंद्र तक की दूरी को सबसे कम समय में तय करती हैं और सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं, यानी सबसे पहले आती हैं, तो इसलिए इनको प्राथमिक तरंगें कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो तरंगें होती हैं ये ठोस, द्रव तथा गैस, किसमें? ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में गति कर सकती हैं, यानी तीनों भागों में गति कर सकती हैं। नेक्स्ट इसकी खास बात क्या है? ये जो तरंगें होती हैं ये किस प्रकार की तरंगें होती है पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती हैं। कौन सी तरंगें? अनुदैर्ध्य तरंगें। ये अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती हैं, अर्थात इनको कह सकते हैं कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, समान होती हैं। देखिए ध्वनि तरंगों के समान ये तरंगें होती हैं, और ध्वनि जो तरंगें होती हैं वो इसके समान ये गति है करती हैं, ये भी गति उसी तरीके से करती हैं। ध्वनि तरंगें कैसे गति करती हैं? ध्वनि तरंगें बिरला तथा सघन यानी कि इस तरह से कार्य करती हैं कि इसमें जो कण होते हैं तरंग के वो तरंग की दिशा में ही गति करते हैं,
किस दिशा में, यानी तरंग के जो कण होते हैं या जो ऊर्जा पार्टिकल अणु होते हैं वो तरंग की दिशा में ही गति करते हैं। इसी प्रकार पी तरंगों के भी अणु जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, गति करते हैं किधर, तरंग की दिशा में। यानी संपीड़न तथा विलयन अगर हम देखें तो इसमें संपीड़न की क्रिया होती है। संपीड़न मतलब एक तरंग का अणु दूसरी तरंग के अणु को टक्कर मारता है और दूसरा अगले को मारता है और अगला अगले को पुश करता है। यानी एक तरफ से पुश करता चला जाता है, दबाता चला जाता है, वो अगला वाला अगले को पुश करता है और अगला अणु अगले को पुश करता है और इस तरह से ये तरंगें आगे बढ़ती हैं। इसलिए इनको पुश तरंगें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुश वेव्स। याद रखिए ये एक दूसरे को धक्के लगाती है, पुश वेव भी कहते हैं। दूसरा ये संपीड़न करती है तो इसे संपीड़नात्मक तरंगें भी कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं, संपीड़नात्मक तरंगें भी कहते हैं। किनको, प्राइमरी वेव्स को। दूसरी बात, इनकी अगर हम गति की बात करें कि इनकी गति कितनी होती है तो सामान्यतः इनकी गति 8 से लेकर 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती रहती है, यानी पृथ्वी के अंदर भिन्न भिन्न पदार्थों का घनत्व भिन्न भिन्न होता है और जब घनत्व भिन्न भिन्न होता है तो जाहिर सी बात है इन तरंगों की गति घनत्व पर निर्भर करती है। तो घनत्व ज़्यादा होने पर इनका वेग भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे जब ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कि कोर में पहुंचती हैं तो इनकी गति 13 से लेकर 14 किलोमीटर पर सेकेंड तक भी पहुंच जाती है। यानी सामान्यतः इनकी गति 8 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, बट जब घनत्व चेंज होता है तो घनत्व के आधार पर इनकी गति भी चेंज हो जाती है। जैसे ध्वनि तरंगों की भी गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। इसी तरीके से इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है। क्या मैंने बताया, इनको प्राइमरी वेव भी कहते हैं, प्राथमिक तरंगें जिसको ये ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें, ध्वनि तरंगें भी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये पुश करती हैं एक दूसरे को आगे की ओर, यानी इनके अणु जो हैं वो क्या करते हैं, तरंग की दिशा में ही गति करते हैं, पुश करते हैं, इसलिए इन्हें पुश वेव भी बोला जाता है। और ये संपीड़नात्मक तरंगें होती हैं क्योंकि संपीड़न पैदा करती, कंप्रेशन करती हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं। और इनकी गति कितनी होती, 8 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड, बट पृथ्वी के कोर में इनकी गति इतनी हो जाती है और ये सतह पर सबसे पहले आती है। तो ये तो थी हमारी पी तरंगें। अब दूसरा हम देखते हैं एस तरंगें की बात अगर हम करते हैं। अगर यहीं पे एस वेव्स, एस वेव ये भी एक बॉडी वेव का ही उदाहरण है, बॉडी वेव का उदाहरण है क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से निकलती है। अगर हम देखें ये कहाँ से निकलती, जैसे ये हम ऊपर लिया और इसके ऊपर ये भूपरपटी है, क्या है, भूपरपटी, और यहाँ पे ये मेंटल वाला भाग है और इसकी इसको ही स्थलमंडल या लिथोस्फीयर, इसको स्टेनोस्फीयर कहते हैं। अगर इसकी गहराई यहाँ से है, मान लिया भूकंप का जो मूल है या फोकस है वो यहाँ है, तो ये तरंग चारों दिशा में गति करती है। जैसा कि पिछली क्लास में बताया, चारों दिशा में ये गति करती है। और जब यहाँ से उत्पन्न हुई पी तरंगें वो सबसे पहले पहुँचती हैं क्योंकि उनकी गति ज़्यादा होती है। दूसरी तरंगें उसके बाद में जो पहुँचती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस वेव कहते हैं, या इनको हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। इनकी गति यानी द्वितीय तरंगें, इनकी गति पी तरंगों से कम होती है, ये कम चल पाती हैं, इसलिए इनको गौड़ तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गौड़ तरंगें भी कहते हैं। इसके बाद देखिए
क्या होता है, यस वेव जो होती है, सेकेंडरी वेव होती है, इनकी खास बात ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था में ही गमन करती हैं, यानी ठोसों में ही सिर्फ गति करती हैं, ठोस में ही गति करती हैं, द्रवों में ये गति नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं गति कर पाती हैं? ये जो तरंगें होती हैं, यस तरंगें जो होती हैं, ये बिल्कुल अनुप्रस्थ तरंगों के समान होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के समान होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें मतलब जिस तरीके से जल में उत्पन्न होने वाली तरंगें होती हैं, यानी जल में तरंगें, जब कोई हम पत्थर किसी तालाब में फेंकते हैं तो उसमें वेव्स देखते हैं, ऊपर नीचे उठती है। ऐसे देखें तो ऊपर नीचे ये सरंग गर्त बनाती हुई ये वेव्स आगे बढ़ती है। अर्थात तरंग की दिशा तो ये होती है, लेकिन तरंग के अणुओं की गति कैसी होती है, ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, ये अर्थात तरंग की गति के अणु जो की गति होती है वो उसके लंबवत होती है। किसके? यानी तरंग की गति के लंबवत होती है। तो क्या होता है कि ये ठोस भाग में गमन करती हैं और इसीलिए इनको अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। वहीं जल की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए इनको जल तरंगों तथा प्रकाश तरंगें, यानी प्रकाश तरंगें भी अनुप्रस्थ तरंगों की तरह समान गति करते हैं, इसके समान ही गति करते हैं, तो इसलिए इनको प्रकाश तरंगों के समान बोला जाता है। ध्यान रखिए, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जल तरंगों तथा प्रकाश तरंगों की भांति गति करती हैं। ये सिर्फ ठोस में ही गति कर पाती हैं और इनको गौड़ तरंग भी कहते हैं, इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। दूसरा, अगर हम इनकी गति की बात करें तो इनकी जो गति होती है वो 6 से लेकर 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन फिर से वही बात, अगर ठोस पदार्थ का घनत्व बढ़ता है तो इनकी गति भी बढ़ जाती है, अगर कहीं कम होता है तो इनकी गति कम हो जाती है। यानी कि ये द्वितीय प्रकार की तरंगें, गौड़ तरंगें ठोस में ही गति करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, और खास बात है ठोस ये जल तरंगें तथा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और दूसरे नंबर पर ये पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह पर। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की तरंगें, जिनको हम यल तरंग कहते हैं। यल तरंगें, या इनको हम लॉन्ग वेव भी कहते हैं, लॉन्ग वेव्स। देखिए, खास बात यह है कि यल वेव्स जो होती हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है। अगर ये भूपर्पटी है और ये आपका मेंटल, तो भूपर्पटी अगर हम देखते हैं, भूपर्पटी की जो ये सतह है और यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, तो ये पी तरंगें और एस तरंगें तो यहाँ पहुँचती हैं दोस्तों, लेकिन एस तरंगों की उत्पत्ति यहाँ पर ही पहुँच के होती है। यानी कि यल तरंगों की उत्पत्ति पी तथा एस तरंगों के सरफेस पर पहुँचने पर होती है, सतह पर पहुँचने पर होती है यल तरंगों की। इसलिए इन तरंगों को सतही तरंगें भी कहते हैं, सतही तरंगें, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही, सतह पे हो रही। दूसरा, लॉन्ग वेव क्यों कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहें तो सरफेस वेव, ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जा सकता है, सरफेस वेव्स भी कहते हैं। दूसरी बात, इनको लॉन्ग वेव क्यों कहते हैं, ये तरंगें जो गति करती हैं वो जिग-जैग मोशन में, यानी आड़ी तिरछी गति करती हैं, आड़ी तिरछी गति करती हैं, इसलिए इनको आड़ी तरंगें भी कहते हैं, आड़ी तरंगें भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, ये तरंगें जब यहाँ उत्पन्न हुई, सरफेस पे उत्पन्न होती हैं, भूकंप के मूल पर नहीं होती हैं, फोकस पे नहीं होती, अधिकेंद्र जहाँ होता है वहाँ पे पी तथा एस तरंगों के कारण इनकी उत्पत्ति होती और ये जिग जैग मोशन में गति करती, और इनको पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता है।
पूरी पृथ्वी की सतह पर ये चक्कर लगाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अगर कवर करती हैं तो कौन सी तरंगें करती हैं? यल तरंगें करती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करने के कारण ही इनको लॉन्ग वेव या लंबी दूरी की तरंगें भी कहा जाता है। ध्यान रखें। अगली बात, इनकी जो तरंगें होती हैं, यस तरंगें जो होती हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें यही होती हैं। जो हम जान माल का नुकसान देखते हैं पृथ्वी की सतह पर भूकंप के दौरान, तो सबसे ज़्यादा विनाश का कारण जो होती हैं यही तरंगें होती हैं। विनाशात्मक तरंगें हैं ये। सबसे ज़्यादा विनाश इन्हीं तरंगों से होता है। सारी मलबा में जो बदल जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे गिरते हैं तो, या दरार पड़ जाती है, पहाड़ बन जाते हैं, वो सारा इसके लिए ये तरंगें उतर रही। वहीं दोस्तों ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भूकंप के दौरान पृथ्वी पर स्थित बिल्डिंगों का ऊपर उठना तथा नीचे धंसना, ऊपर उठना तथा नीचे दबना, वो किन तरंगों के कारण होता है, तो आप ध्यान रखेंगे उसका आंसर होगा यस तरंगें, ना कि यल तरंगें। यल तरंगें क्या करती हैं? मकान को गिरा देंगी, बिल्डिंग को गिरा देती, पेड़ को गिरा देंगी। ये ऊपर नीचे जो है, जो करती हैं बिल्डिंग को, उसका आंसर आप यस तरंग लगाएंगे, ना कि यल तरंग लगाएंगे। देखिए इसकी खोज जो है यल तरंग की D.H. लव ने की थी, D.H. लव, इसलिए इनको लव वेव भी कहा जाता है, लव वेव्स भी कहा जाता है। इन तरंगों को आर वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर वेव्स भी कहते हैं। याद रखिए, ये सारी ये हो गई हमारी तरफ। दूसरी बात, अगर हम बात करें इनकी गति, तो इनकी गति सबसे कम यानी 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? सबसे कम 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और सबसे बाद में ये उत्पन्न होती है, इसलिए इनको तृतीय प्रकार की तरंगें कहते हैं। ध्यान से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि बाद में वैज्ञानिकों ने समय के साथ अध्ययन किया भूकंप आने से, तो पाया कि पी तथा एस प्रकार की तरंगों के समान कुछ और तरंगें भी निकलती हैं इस दौरान या उत्पन्न होती हैं। यानी पी तथा एस प्रकार की जो तरंगें हैं, इनके समान कुछ और तरंगें भी उत्पन्न होती हैं जिनकी गति इन तरंगों से कम होती है। उसको वैज्ञानिकों ने पीजी तथा एसजी नाम दिया। क्या नाम दिया? पीजी तथा एसजी, क्योंकि कुछ तरंगें, उनका स्वभाव बिल्कुल ऐसे ही था जो तरंगें दूसरी उत्पन्न हुई, और कुछ का एस जैसा स्वभाव था लेकिन गति कम थी, इसलिए इनको पीजी और एसजी कह दिया। बाद में कुछ और तरंगों का पता चला जिनकी गति पी तथा पीजी के मध्य में, एस तथा एसजी के मध्य में थी, लेकिन स्वभाव इन्हीं के आधार पर था। तो उन तरंगों को क्या कह दिया गया? पी स्टार और एस स्टार कह दिया गया। यानी को क्वेश्चन अगर पूछा जाए पीजी, पी स्टार, ये किस प्रकार की तरंगें हैं, तो आप बताएं भूकंपीय तरंगें हैं। एसजी, एस स्टार किस तरीके की तरंगें हैं? ये भी भूकंपीय तरंगें ही हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ तरंगों से रिलेटेड कुछ बात। चलिए अब हम बात करते हैं भूकंप का वैश्विक वितरण। जल्दी से देखते हैं भूकंप का वैश्विक वितरण, यानी कहाँ पे भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। तो देखिए, वैश्विक अगर वितरण की बात करें तो भूकंप भी वहीं पर ज्यादा आते हैं जहां पर ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आते हैं। ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं? तो देखिए, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो आते हैं, नंबर 1 अगर हम बात करें तो देखिए, सब परिप्रशांत पेटी, यानी कि जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, फायर या अग्निवलय, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप भी आते हैं, क्योंकि
वहाँ प्लेटों की गति जो होती है वो अभिसारी गति होती है, पिछले क्लास में मैंने बताया। तो जब अभिसारी गति होती, प्लेटों में विवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है भूकंप उत्पन्न होगा। तो परिप्रशांत पेटी, प्रशांत महासागर के जो चारों ओर का क्षेत्र है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, और यहाँ जो ज्वालामुखी आते हैं वो 63 से लेकर 65% तक यानी भूकंप आते हैं। तो ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा परिप्रशांत पेटी में। नंबर 2, अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि दूसरा भूकंपीय क्षेत्र कौन सा था। दूसरा भूकंपीय क्षेत्र था मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी कहाँ से चालू होती है? अगर हम देखते हैं कि मध्य महाद्वीपीय पेटी मैप में देखें, अफ्रीका के ऊपर तथा यूरोप के मध्य में जो अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर में क्या है, मध्य अटलांटिक कटक है जिसको रिज कहते हैं, वो वहाँ से प्रारंभ होके, यानी कि अगर उसके ऊपर हम ध्यान दें आइसलैंड से प्रारंभ होके नीचे आके स्पेन और पुर्तगाल के पास जो बासजेस पर्वत हैं वहाँ पर आती, प्रेनीज पर्वत होते हुए काकेकस पर्वत, आल्प्स पर्वत होते हुए जॉर्डन और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, हिंदकुश और सुलेमान पर्वत के से होते हुए हिमालय पर्वत से को पार करते हुए म्यांमार पर्वत से होते हुए फिलीपींस के पास परिप्रशांत पेटी में आके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ दूसरे नंबर के यानी 21% के आसपास भूकंप यहाँ पे आते हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इसका जो है और तीसरे नंबर पे है वो है मध्य अटलांटिक कटक वाला क्षेत्र यहाँ पे शेष भूकंप आते हैं। बाद बाकी छुटपुट भूकंप कुछ जो है 1-2% वो पृथ्वी पे अन्य जगहों पे भी आते हैं। तो 3 जो स्थान है उनको हमें ध्यान रखना है। ये हो गए परिप्रशांत पेटी में सबसे ज़्यादा, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी में, और तीसरा है मध्य अटलांटिक कटक वाले क्षेत्र में भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं भूकंप का मापन। भूकंप का मापन। तो भूकंप का मापन किससे किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सीस्मोग्राफी यंत्र द्वारा। सीस्मोग्राफी यंत्र द्वारा क्या किया जाता? भूकंपीय तरंगों को नापा जाता, तीव्रता की माप की जाती है। तो देखिए क्या पैमाने हैं, क्या मात्रक हैं। अगर हम पैमानों की बात करें तो 2 पैमाने हमारे पास मुख्य रूप से हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। नंबर 1 मार्केली स्केल, दूसरा है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल या रिचर स्केल बोलते हैं। स्केल देखिए क्या है, मार्केली स्केल क्या है? मार्केली स्केल जो है इस पर भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है वो अनुभव के आधार पर किया जाता है। ये किस पर डिपेंड है दोस्तों, ध्यान रखना, अनुभव। किस चीज का अनुभव? कैसे अनुभव? विनाश, कि कितना कहाँ पे विनाश हुआ है, यानी अनुभवात्मक इसमें डाटा लिया जाता है, अनुभव के आधार पर लिया जाता है, और कितना विनाश कहाँ हुआ तो उस हिसाब से हम तीव्रता का इस पर निर्धारण करते हैं। दूसरी बात, इस पर 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं, यानी पैमाने में कितने? 1 से लेकर 12 तक अंक अंकित होते हैं। दूसरा अनुभव के आधार पर होता है। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल या रिचर स्केल बोलते हैं। ये सबसे सही और सटीक तीव्रता के बारे में जानकारी देता है, जिसको क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। कितने? 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, और ये पी तथा एस तरंगों की तीव्रता के आधार पर आकलन करते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना है कि हर एक अंक के बीच जो भूकंप की तीव्रता होती है वो 10 गुना ज़्यादा होती है। जैसे कोई भूकंप का मतलब रिक्टर स्केल पर उसका मापन 4 है
और दूसरी जगह कहीं 5 तीव्रता वाला भूकंप आता है, तो इसका मतलब है कि जो 4 वाला था उससे 10 गुना तेज भूकंप वहाँ पे आया। कहने को तो 1 अंक ज़्यादा बढ़ा, लेकिन उसकी तीव्रता 10 गुनी ज़्यादा होती। तो ध्यान रखें, इसमें 0 से लेकर 9 तक होता है और इसमें मार्केली में 1 से लेकर 12 तक होता है। ये अनुभव के आधार पर होता है और ये भूकंपीय तरंगों को लहरों के आधार पर होता है, जिसको सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा किया जाता है। और इसका अध्ययन, भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिस्मोलॉजी, यानी भूकंप विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कि भूकंप से जुड़े हुए कई क्वेश्चन हैं कि समान भूकंपीय क्षेत्र वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समान तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूकंप जब आता है तो उससे पहले कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा निकलती है ना, या आ जाती है। चलिए इन सबको हम देखते हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन। पहला है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता होती है? तो याद रखें, रेडान गैस की, रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। दूसरा ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन, किस भूकंप तरंग की गति ठोस में सर्वाधिक होती है? ठोस में सर्वाधिक होती है, तो याद रखें पी तरंगों की। आप यस मत लगा देना, पी तरंगों की सबसे ज्यादा। आंसर क्या होगा? पी तरंगों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। यस तरंगें, ये सिर्फ सॉलिड में चलती हैं, ये कहाँ लुप्त हो जाती है? तरल भाग में। किस तरंग की समानता प्रकाश अथवा जल तरंग से की गई? अभी बताया। किस तरंग की दोस्तों? यस तरंगें जो होती है प्रकाश तथा जल तरंग के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम गति करने वाली तथा सर्वाधिक विनाशात्मक तरंगें सतह पर उत्पन्न होती है? यल तरंगें। क्या बोलते हैं? यल तरंगें। अभी बताया है। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र से भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? अधिकेंद्र जो होता है भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? आपको बताया गया है 90 डिग्री कोण पे होता है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसोसेस्मल या सम भूकंपीय रेखा, आइसोसेस्मल लाइन, आइसोसेस्मल लाइन या समभूकंपीय रेखा। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं होमोसेस्मल लाइन, होमोसेस्मल लाइन। अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों को भूगर्भिक तरंगें कहते हैं? अभी जैसा कि आपको बताया गया था, बॉडी वेव्स यानी भूगर्भिक तरंगें, पी तथा यस तरंगें भूगर्भिक तरंगें होती हैं। चलिए दोस्तों, ये था दूसरा टॉपिक भूकंप का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। पढ़ते रहिए आगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।